कि नार्सिसिस्टिक जो गुण होते हैं ना वो जनरली जेनेटिक होता है मोस्टली। देखो पेरेंट्स को नहीं पता लगता कि मतलब उनके बच्चे नार्सिसिस्टिक है या नहीं है। कोई बंदा रिलेशनशिप में आना चाहता है, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हो सकते हैं कि ना वो पहले फिगर आउट कर ले पार्टनर उसका कि यार ये तो नार्सिसिस्टिक बंदा है, आगे चल के दिक्कत आ सकती है। शादी करके आप बच्चे पैदा करके अलग हो जाओ, उससे अच्छा तो ये है ना कि शादी ना करो। और कई औरतें जो है वो ही टॉक्सिसिटी ले लेके साथ में रहती चली जाती है, एक जिंदगी निकाल देती है और फिर वो टिके रह जाते हैं उसी टॉक्सिसिटी में। तो नार्सिसिस्टिक पीपल डेट कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? टू बिगिन विद मैं ये जानना चाहता हूँ एंड फॉर द ऑडियंस ऑल्सो कि अगर हम बोलते हैं कि ये बंदा नार्सिसिस्टिक है, सो पहले मैं जानना चाहूंगा फॉर सिंप्लिसिटी कि नार्सिसिस्टिक का मीनिंग क्या होता है एंड हुम वी कैन से कि ये नार्सिसिस्टिक बंदा है। हरौनित ऐसा होता है कि नार्सिसिस्टिक जो गुण होते हैं ना वो जनरली कई बार जो है अपने बचपन से ही आते हैं इंसान के अंदर। ये जेनेटिक होता है मोस्टली। और कई बार जो है वो समाज के अंदर जो है वो दूसरे लोगों को जब देखता है तब उसके बाद उसके अंदर वो आने लगते हैं। वो क्या करता है कि वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देगा कि आपको लगेगा कि यार आप उसके सामने कुछ हो ही नहीं। आइदर इट कैन बी इन द फीमेल ऑल्सो एंड इट कैन बी इन टू द मेल ऑल्सो। लाइक जनरली हम कई बार कहते हैं ना कि ये फीमेल बड़ी डोमिनेटिंग है, ये अपने आगे किसी को समझती नहीं है कुछ भी। या आप मेल को भी अपने मतलब मेल को भी जो फीमेल्स कहते हैं कि भैया इसके आगे कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ भी बात करें कि हम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस दिखाता है। और हमेशा वो क्या करेगा कि आपको छोटा दिखाने के लिए वो अपनी भावनाओं को अपने इमोशंस को सबसे ऊपर रखेगा कि मैं ही सारा कुछ हूँ। और गलती मानने से बिल्कुल मतलब अलग भागते रहेंगे, बचते रहेंगे कि मेरी कोई गलती ही नहीं है और सारा ब्लेम आपको दे देंगे। सपोज दैट कोई फैमिली फैमिली ड्रामा जब होता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें वो वाइफ को पूछेगा तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था, इसकी वजह से ये हुआ। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो नार्सिस्टिक हो जाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम लेके उसके पास जाते हैं बीइंग अ हस्बैंड। अगर वो हमारा हस्बैंड अगर एज ए नार्सिस्टिक है तो एज ए हस्बैंड जब वो वाइफ उसके पास जाती है कि आज पूरे दिन मैं बहुत थक गई हूँ, आज ऐसा काम हुआ, ऐसा काम किया मैंने, मेरी इतनी थकान हो गई है, तो अरे तू क्या थक गई है, तेरे से ज्यादा तो काम मैंने किया है, ऑफिस में मेरे साथ देख क्या क्या हुआ, इतने सारे लोग आए थे मेरे पास आज। वो आपकी फिर प्रॉब्लम कुछ होती ही नहीं है उसके सामने। हम्म। He feels that ki whatever he is doing a very great thing in his life. It happens in that way. And कई बार क्या होता है उनके अंदर एम्पैथी की बहुत कमी होती है और वो हमारे को जो है उससे बहुत तकलीफ होती है। अगले जो इंसान उसको सह रहा होता है उसको बहुत ज्यादा महसूस होता है कि भैया हमारी कोई वैल्यूज नहीं है इसके घर इसके सामने। तो इस कारण से वो बहुत परेशान हो जाता है बंदा, कोई भी जो नार्सिसिस्टिक के साथ रहता है। और जब अगर आपकी सफलता आ गई है, हम्म। ठीक है, तो उससे उसको डर होने लगता है या फिर जलन होने लगती है। ओके। उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक आ जाती है कि मतलब ही स्टार्ट जेलेसिंग विथ यू कि यार ये कैसे इतना आगे बढ़ गई, ये कैसे हो गया। तो वो आपको नीचे खींचने के लिए ना वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो ये नार्सिज्म के ये कुछ गुण हैं जो कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि मतलब वो किस तरह से मतलब समाज के अंदर रह रहे हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाते हैं। आपने देखा होगा ऑफिसेस के अंदर भी क्या होता है कि सारा काम कोई भी सबॉर्डिनेट करता है और प्रेजेंटेशन में वो बॉस के सामने ले जाके दिखा देता है कि सर ये मैंने किया है। हम्म। देखा है आपने? तो वो भी नार्सिस्टिक एटीट्यूड है। इवन ये भी नार्सिस्टिक एटीट्यूड है कि काम आपको कुछ करना नहीं होता ऑफिस में, आप सिर्फ सर ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आई हैव डन मेनी थिंग्स इन दिस, आई हैव डन द रिसर्च। किया कुछ नहीं होता उन लोगों ने पीछे से, पीछे उसकी पूरी टीम लगी हुई है, सबऑर्डिनेट्स लगे हुए हैं उसके सारे काम करने के लिए, लेकिन वो अपने आप को दिखाता है कि इट हैज डन बाय मी ओनली। तो वो सारा क्रेडिट जो होता है सारे बाकी के जो टीम स्टाफ होता है उसके सारा टीम का क्रेडिट वो ले जाता है। और हम्म। उसमें क्या होता है कि उसकी प्रमोशन हो जाती है, बाकी सारे बच्चे लोग ऐसे ही रह जाते हैं। हाँ। ये कॉमन एटीट्यूड है कि वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता है हर जगह पे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर क्लिकिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम श्योर कि आपको अभी तक जो कॉन्वर्जेसन हुई है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आगे ही बहुत कुछ जानने को आपको मिलने वाला है। फॉर द न्यू पीपल जो कि पहली बार मेरा पॉडकास्ट चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज मैं हर वीक
इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। पॉडकास्ट चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जो है ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं हो। ऑलराइट, एंजॉय द कॉन्वर्जेशन। लाइक ये जैसे आपने या बताया कि जो जॉब गोर्स होते हैं मेनली कपल्स, कि मतलब एक हाँ ज़्यादा काम कर कर आया है थ्रू आउट द डे एंड दूसरा भी काम करके आया है, फिर वहाँ पर जाके हाँ थोड़ा डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं कि यार मैं इतने टाइम से काम करके आया हूँ तो छोटा मोटा काम कर ले। तो वो डोमिनेटिंग वहाँ पे प्रेजेंस दिखाते हैं कपल्स जो हैं। आपने बताया कि नार्सिसिज्म एंड जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, ये जो तीनों चीज़ें ये अलग अलग चीज़ है या फिर इनका जो बेस है वो सेम ही है? बेस तो सेम ही है। ये मैंने एक तरह से कैटेगरीज बताई है कि कैसे आपको पहचानना है कि अगले नार्सिस्टिक आदमी है कि नहीं है। ठीक हम्म। है, दे आर प्रॉब्लमेटिक इन देयर लाइफ। ठीक है, वो ओके। जहां कहीं भी है, वो किसी के साथ भी है, वो अगर अपने पेरेंट्स के साथ है तो कोई ना कोई एक पेरेंट उनमें से नार्सिस्ट होगा ही होगा। ओके। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई जगहों पे हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड बड़ा चुपचाप रहता है, वाइफ ही सब जगह पे आगे बढ़ बढ़ के सारे काम करती है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या है कि वो लेडी भी जो है वो नार्सिस्टिक है, जिसके सामने हस्बैंड कुछ बोल ही नहीं पाता। ओके। और कोइंसिडेंटली ये रहता है कि कई बार जो उस लेडी से जो बच्चे पैदा हुए हैं जेनेटिक वे में, वो उसमें हो सकता है उसका बेटा भी आगे नार्सिस्टिक निकल जाए, और बेटी जो है वो बाप के ऊपर गई है तो वो सीधी सादी निकल जाए। ओके। तो इस तरह से जो है नार्सिस्टिक का फॉर्मेशन होता रहता है। सो मतलब आप यूँ कह रहे हो कि अगर मीनवाइल अगर जैसे बोथ पेरेंट्स एंड मदर उनमें से कोई नार्सिसिस्टिक है, तो मोस्ट हाँ लाइकली जो उनका डॉटर या फिर जो भी सन होगा वो मोस्ट लाइकली हाँ, नार्सिसिस्टिक निकलेगा। उसके अंदर डीएनए होगा ना उस चीज का। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि वो किस तरह से उनका अपब्रिंगिंग है, किस तरह से उसको चैनलाइज कराया है बच्चे को, उस पर हाँ, निर्भर बच्चे नहीं है। उस पे डिपेंड करता है। लेकिन वो डिपेंडेंसी भी वही रहेगी ना भाई, उसके बाद जो मदर है वो तो नार्सिस्टिक ही रहेगी ना, अगर नार्सिस्टिक है वो पहले से तो। ओके। वो उसकी अपब्रिंगिंग भी क्या होगी, अपब्रिंगिंग भी वैसी ही रहेगी। आपने देखा होगा कि माँ बाप आपस में लड़ते रहते हैं बहुत ज्यादा, बच्चा बच्चा वहां पे बैठा है सुन रहा है। ठीक है, हम्म। बच्चा बचपन से जब वो लड़ाइयाँ देखता है तो उसको समझ में आता है ना कि हाँ, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैन आई वांट टू बी। ओके। जनरली child always portrays, they go into the rhythm of their parents only. हम्म। They don't go, they cannot deviate it from anywhere like that. अगर वो लड़का बच्चा जो है, छोटा बच्चा अगर अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, वहां वो देख रहा है कि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छी तरह से उसको प्यार करते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन उसके अपने घर में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो तो उन्हीं चीजों को ले रहा है ना, ही कैन नॉट टेक द अदर पर्सन क्वालिटी ओवर देयर। उसके राइट। दिमाग में तो यही आता है ना कि बीइंग अ मैन इज व्हाट टू कंट्रोल द वाइफ, टू शाउट ऑन द वाइफ। ठीक है, अगर वो लड़ाइयां देख रहा है तो वो यही चीजें देख रहा है ना सामने। तो वही वही क्वालिटीज जो है उसको नार्सिस्टिक बनाती चली जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप उनके पैटर्न्स नोटिस डाउन करते हो तो आप ये पाते हो कि उनकी जो मदर है उसके अंदर वो क्वालिटीज थी, इसलिए उस बच्चे के अंदर भी, लड़के के अंदर भी वो चीजें दिख रही है। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको फिर वो नार्सिज्म के जो दूसरे साइड इफेक्ट्स है वो दिखने लग जाते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर। उसमें क्या ओके। होता है, कई बार पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है। हम्म। एक मूवी आई थी जिसमें आपने देखा होगा कि वो उसको बाजार जाने भी नहीं देता है, मतलब मूवी में भी दिखाया गया था कि वो उसको घर से कदम बाहर नहीं रखने देता। मीनाक्षी शेषाद्री थी उसमें, एंड एक और हीरो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मीनाक्षी शेषाद्री को वो घर से भी बाहर नहीं जाने देता था बिल्कुल भी, कि सब्जी हम्म। लेने गई हो, इतना टाइम हो गया, तुमने 2 मिनट कहाँ लगाए। मतलब ही वॉज लाइक दैट। वो नार्सिज्म, वो पॉजिटिवनेस वो इतना बढ़ जाता है। ठीक है, आपका किसी की जिंदगी के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, एंड यू कांट इवन डू दैट। ठीक है, आप किसी को समझा सकते हो, अदर पर्सन इज एक्सेप्टिंग इट और नॉट एक्सेप्टिंग इट इज हिज विश और हर विश। आप स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते कि हाँ तेरे को ये करना ही है। ओके, सबकी अपनी जिंदगी है, सबके अपने लाइफ के फंडे हैं, आपको उसी तरह से उसको लेके चलना होता है।
एंड व्हाट अबाउट कि ये जैसे हमने एक्नॉलेज करा कि ये जो नार्सिसिस्टिक जो पैटर्न है ये फॉलो हो जाता है सन्स एंड डॉटर्स के अंदर, तो पेरेंट्स कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं कि यार मैं थोड़ा इस वाले कैटेगरी के अंदर आ रहा हूँ? क्योंकि वो तो चाहते नहीं ना कि वो उनका जो डॉटर है, सन जो है, वो भी ये मेंटालिटी लेके आगे बढ़े, क्योंकि वो वर्ड्स ही है ना आगे चल के उसके लिए। देखो, पेरेंट्स को नहीं पता लगता कि मतलब उनके बच्चे नार्सिसिस्टिक है या नहीं है। हाँ, हाँ। it is it is happening when there is a kind of a situations which come in their life. ठीक है, उसमें जैसे क्या होता है कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो है शुरुआती तौर पे जो है गैस लाइटिंग का बहुत ज्यादा शिकार हो जाता है। गैस लाइटिंग कैसे होते हैं? अपनी ही सोच पे वो लोग डाउट करने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट उनके अंदर बहुत होते हैं। ओके। हाँ, दूसरा होता है लव बॉम्बिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो बहुत प्यार दिखाएंगे, इतना प्यार दिखाएंगे कि उनके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं प्यार करने वाला, हुँ। और धीरे धीरे वो सारा बदल जाता है। लाइक ठीक है, रिलेशनशिप के फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग कर बहुत दीजिए ज्यादा। हाँ, एंड आफ्टर 1 ईयर इतना पूरा अपोज़िट। बिल्कुल अपोजिट। तभी तो होता है ना कई बार कि तुम बदल गए हो। सबसे पहले जो लेडीज हाँ। का स्टेटमेंट आता है वो क्या आता है? तुम बदल गए हो। हुँ, बदला हुआ कोई नहीं होता, आदमी वही होता है। हुँ, हुँ, लेकिन उसके पैटर्न्स जो है ना, आदमी कितना ज्यादा आपके सामने ड्रामा कर सकता है, ठीक है, वो आप नहीं जानते हो। और ओरिजिनलिटी में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 दिन 10 दिन। ठीक है, 5 दिन ड्रामा कर लिया, 10 दिन कहीं ना कहीं तो वो ओरिजिनल आएगा ना अपने आप में। हाँ। ऑथेंटिक होना ही पड़ता है इंसान को, और जिस दिन वो ऑथेंटिक हो जाता है उस दिन ये होता है कि हाँ, उसकी असलियत सारी सामने आ गई, उसके सारे पैटर्न सामने आ गए कि वो नार्सिसिस्टिक है। आपने अगर बोला कि मेरी आदत है भैया, मैं तो ऑफिस से आती हूँ, मुझे 10 बजे सोने की आदत है। हाँ, हाँ। ठीक है, अब 10 बजे सोने के, आप तो सोने चले गए, अपना वहां मतलब खाना पीना खाया, अपने बर्तन वर्तन जो भी धोना था आपने किया, काम सारे कर लिए घर के, आप सोने चले गए, क्योंकि आपको अगले दिन पता है कि आपको फिर से वही रूटीन फॉलो करना है। हुँ, वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के पास से होके आ रहा हूँ, और जान मूझ के 10 या 11 बजे 12 बजे आएगा, आपको परेशान करेगा, आपको उठाएगा कि भैया तू सो कैसे रही है। हाँ। अगर उसने ड्रिंक कर लिया तो और ज्यादा। और उसके बाद वो और क्या करता है कि आपके रिश्ते जिससे बने हुए हैं ना, उनसे भी तोड़वाने की कोशिश करेगा आपको। हुँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नार्सिसिस्टिक की, कि तू उससे क्यों बात करती है, मेरे को इनसिक्योरिटी होती है। तू उससे क्यों हुँ, बात करती है, मेरे को ऐसा होता है। ठीक है, तेरे को मैंने मना किया, वो मेरा दोस्त है, उससे तेरे को बात नहीं करनी, फिर भी तू उससे बात करती है। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में तो खास करके नार्सिज्म जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आपने बोला कि आज खाने में मैं ये बनाऊंगी, वो कहेगा कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे दूसरी चीज खानी है। वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाया कि मेरे को ये खाना है तो मेरे लिए ये बनाओ बस। हुँ, और कई औरतें जो है वो ही टॉक्सिसिटी ले लेके साथ में रहती चली जाती है, एक जिंदगी निकाल देती है, और फिर वो टिके रह जाते हैं उसी टॉक्सिसिटी में। एंड दे हुँ, डोंट इवन नो कि भैया, हाँ थोड़ा सा पागल है, ठीक है, लेकिन मेरा पति है टाइप, ऐसा पहले चलता था। आजकल लोग नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन पहले इन सब चीजों में आपने देखा होगा कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने कई ऐसे लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिता दी राइट। है ना। सो लाइक इसके अंदर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर मैं ऐसा सिनेरियो लेके चलूँ कि कोई बंदा रिलेशनशिप में आना चाहता है, आ भी रहा है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं। ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हो सकते हैं कि ना वो पहले फिगर आउट कर ले पार्टनर उसका कि यार ये तो हम्म, नार्सिसिस्टिक बंदा है, आगे चल के दिक्कत आ सकती है? तो उसमें जो आदतें होती है नार्सिसिस्टिक की, वही आपके काम की रहती है। ठीक है, और वो जो मतलब ये है कि आपको सबसे पहले वो तो लव बॉम्बिंग जो आपके ऊपर हो रही है, जिसमें लड़कियां ज्यादातर फिसल जाती हैं, लड़कियां ट्रैप हो जाती हैं, या लड़कियों को ऐसा लगता है कि भैया इससे अच्छी जिंदगी मेरे को कोई और दे नहीं सकता, उसको आपको परखना बहुत जरूरी होता है। ठीक एंड है, ये फर्स्ट मीटिंग के अंदर कैसे पता लगेगा? ये फर्स्ट मीटिंग में नहीं पता लगता, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी रिश्ते में जब आप आ रहे हैं तो उसको पहले आप टाइम दीजिए। हुँ, हुँ।
और जब आप टाइम देंगे, और सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी रिश्ते को परखने का, उसके साथ आप 5 या 6 दिन की ट्रैवलिंग कीजिए। व्हेन यू डू द ट्रैवलिंग ना, तो उस समय नॉर्मल बिहेवियर आपको पता लग जाता है लोगों का, हुँ, हाउ इज इट। कैसे बट रिएक्ट उस कर रहे हैं? समय हुँ, हाँ, ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, छोटी छोटी सिचुएशंस होती है, उसपे ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, वहां से आपको टॉक्सिसिटी पता लग जाएगी, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। हर इंसान में टॉक्सिसिटी होती है, ऐसा नहीं है कि किसी हर हुँ, एक इंसान दूध का धुला है। राइट। बट वो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी कितनी है, इफ इट हुँ, इज हायर देन द सर्टेन अमाउंट, देन यू कैन रियलाइज इट कि भैया इतना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुँ, वो लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी आपको नापना है कि आपने कैसा देखा है और आपने कैसा एक्सेप्ट किया है। अब लड़की के घर में भी अगर मान लीजिए उसी तरह की चिल्ला चिल्ली होती रही है, हमेशा से लोग ऐसी चिल्ला के बात करते हैं या एक दूसरे को डांटते हैं, डोमिनेट करते हैं, हुँ, तो वो उसके लिए वो चीजें नॉर्मल रहेंगी। हुँ, अगर वो बंदा भी चिल्ला रहा है तो उसके लिए वो नॉर्मल रहेगी। अगर आपने अपनी लाइफ में अगर किस तरह का देखा है, किस तरह के शांत माहौल में आप रहे हो, वो उस पर डिपेंड करेगा कि टॉक्सिसिटी कितनी है आपस में। हुँ। तो हर एक का ये मेजरिंग स्केल जो है वो अलग हो सकता है। उसी तरह की कंडीशनिंग हो जाती है, जिस तरह से माहौल में हाँ, रहता है। हुँ, माहौल में रहते हैं वो है, उसी तरह की कंडीशनिंग है। जैसा मैंने पहले बताया ना कि पेरेंट्स को देख के लोग बड़े होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो हाँ, पेरेंट्स को देख के बड़े होते हैं। द फर्स्ट हीरो ऑफ द फैमिली इज मदर पेरेंट्स फादर। ओनली, हुँ, मदर फादर। आप उन्हीं को ढूंढते हो। लड़का जो है वो अपनी माँ की तरह लड़की ढूंढता है, लड़की जो है वो अपने पिता की तरह लड़का ढूंढती है, हमेशा। हुँ, हुँ, फॉर लव अफेयर तो स्पेशली। और उसको एक भी क्वालिटी अगर समझ में आती है, दे स्टार्ट फॉलोइंग द पर्सन। तो इमोशनल डिपेंडेंसी, होप एडिक्शन, ये सारी जो चीजें रहती है ना, लोग इन सब चीजों की वजह से वहां टिके रहते हैं। एक इनसिक्योरिटी बहुत होती है लोगों के अंदर हमेशा। If you हुँ, are not financially independent, then what happens? You have to depend on the husband only. येस। Being a girl, अगर मैं नार्सिसिज्म की बात करूं, तो अगर आप इमोशनली सॉरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपको पैसों के लिए तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहना है। तो आप घर छोड़ के जा नहीं सकते। हुँ, 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 फिर इमोशनली वो आदमी ने आपको इतना ज्यादा ट्रैप आउट कर दिया है, लव बॉम्बिंग दिखा दिखा के, कि आपको उसकी आदत हो चुकी है। हुँ, आप उस प्यार से भी अलग होना नहीं चाहते, हुँ, हुँ। है ना। तीसरा ये हो जाता है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि वो एक दिन बदल जाएगा। हाँ, ये सोच के चलते रहते हैं, आगे हाँ, ये बढ़ते रहते सोच हैं। के भी आप हुँ, चलते रहते हो। कई बार आपको ये लगता है समाज के अंदर शेम और गिल्ट फेस करना पड़ेगा अगर मैंने पति को छोड़ दिया। एक तो हुँ, इतनी मुश्किल से अगर आपने लव मैरिज की है, कि इतनी मुश्किल से तो मैंने प्यार किया था, और ये मेरा डिसीजन है, मेरे घर वाले फिर मेरे को शेम करेंगे कि यार तू ऐसे आदमी के साथ कैसे गई। तो हुँ, उस गिल्ट में भी जो होता है, लेडी कई बार उस रिश्ते में टिकी रह जाती है, वो वहां से निकलती नहीं है। और कई बार आपका पास्ट ट्रॉमा होता है, जिससे जो कि आपको अक्सर ट्रिगर करता रहता है। पास्ट ट्रॉमा से मतलब ये है कि बचपन में हो सकता है आपके किसी रिलेशन में किसी ने आपका रेप किया हो, या किसी ने आपको गलत जगह छुआ हो, तो वो फीलिंग से आपको हटना होता है वहां से। आप हुँ, कहते हो कि यार मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था, कम से कम उससे तो ये इंसान अच्छा है, हुँ, हुँ, मेरे को खाना पीना तो खिला रहा है, मेरे को पैसा तो दे रहा है। हुँ, हुँ। ठीक है। वही इनसिक्योरिटी की बात आ जाती है, लेकिन वो पास्ट ट्रॉमा से दूर भागना चाहती है अपने। ठीक है। तो इस कारण से भी ये लोग रिश्ते में टिके रह जाते हैं, और इस कारण से ही ये टॉक्सिसिटी वो लोग पता कर पाते हैं अपने अंदर। अगर जैसे बात करें कि जो ऑलरेडी नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ रह रहे हैं, तो वो हम्म। किस तरह से अपने आप को कैलिब्रेट कर सकते हैं? क्योंकि नार्सिसिस्टिक बंदा तो अपने बारे में ही ज़्यादातर सोचता है और सब कुछ उसका सेल्फ ऑब्सेस्ड रहता है। तो उसको हम्म। किस तरह से अपन डील कर सकते हैं? उसका इमोशनल साइकिल जो होता है ना, उसी से आप डील कर सकते हो। उसका जो होता है कि आइडियलाइजेशन रहता है ज्यादातर उसका, कि वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाएगा कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने देखो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए गुलदस्ते लेके आता था रोज स्टार्टिंग में। वो अपने बारे में बहुत कुछ बड़ा हर चढ़ा के चीज़ बोलेगा। गिनाएगा वो मतलब। हुँ, हाँ, गिनाएगा। मतलब वो आपके लिए एक सुई भी खरीद के लाएगा ना, हुँ, तो उसको आपको काउंट आउट करा देगा।
साड़ी ले आएगा आपके लिए। देख तेरे को मैं उस दिन मार्केट लेके गया था ना, तेरे को मैंने मॉल में इतना सारा कुछ दिलवाया था, वो खाना भी खिलाया था तेरे को, ये कराया था। इस तरह से वो आपको करा देगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो आपको डी वैल्यू करने लगेगा। ठीक है, आपकी कमियां निकालने लगेगा कि तूने ये तो किया ही नहीं था, तेरे को मैंने, तूने तो ये मांगा ही नहीं था, फिर भी मैंने तेरे को दिया, है ना। मतलब कोई भी गिफ्ट लाना या कोई भी खाने का सामान या कुछ भी चीजें पहनने का, वो सब चीजें आपको गिनाना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे वो आपको इग्नोर करना शुरू देता है या छोड़ देता है वो आपको पूरी तरह से। और जब आप चले जाते हैं तो फिर वापस से आपको बुलाने की भी कोशिश करता है, जिसको हुवरिंग कहा जाता है। ठीक है, आप परेशान हो गए, आप टॉक्सिसिटी में भाग गए कि यार मेरे को नहीं रहना इसके साथ, ये बहुत दिमाग खराब कर रहा है, फ्रस्ट्रेट करता है, ये करता है, आप चले गए कहीं पे। फिर वो जिस घर में आप गए हैं उसको पता लग जाता है कि ये वहां अपनी बहन के यहाँ गई है या मौसी के यहाँ गई है। वो वहां पे जाके आपकी मौसी को ही आपके खिलाफ भड़का देगा। हम्म, इसको हुवरिंग कहा जाता है। वो हुवरिंग में अच्छा। आपको फिर वापस बुला के लेके आ जाएगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। फिर सारे जो बड़े लोग होते हैं वो लोग भी आपको समझाते हैं, समझा बुझा के वो आपको भेज देते हैं कि नहीं नहीं चले जाओ, अब नहीं ऐसा होगा, ये लड़का अच्छा है, मन का अच्छा है, सब कुछ कर सकता है आपके लिए। आप फिर आ जाते हो। फिर वही थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों तो बहुत अच्छा रहेगा, फिर वापस वो अपने रंगत में आ जाएगा। ये क्वालिटीज होती है, और जब ये डीपली रूटेड होती हैं ये सारी चीजें, तो ये बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो जाता है। इस तरह के लोग जो होते हैं कई बार बाइपोलर या सिजोफ्रेनिक भी हो जाते हैं। ये क्या है बाइपोलर और ये? बाइपोलर एंड सिजोफ्रेनिक दो तरह की डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां हैं। उस समय जब उनका दिमाग सनकता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका गला भी दबा सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, ओ। आपका सिर उठा के दीवार में भिड़वा देंगे कि तूने ऐसा किया। और वही आप कई बार सुनते होगे ना, अचानक से यार हस्बैंड वाइफ अच्छे से रह रहे थे, उसने अपनी बीवी का दिमाग, सर जो है वो उसमें फोड़ दिया। बाद हम्म। में फिर ये होता है कि हाँ जी, ये कहा जाता है कि हाँ उसने दारू पी रखी थी इसलिए कर दिया, लेकिन वो दारू की उसमें नहीं होता, दारू पीने से कुछ नहीं होता जनरली। ठीक है, हम्म। आपने अगर नया नया भी पीना शुरू किया, 2 पैक 3 पैक में कुछ नहीं होता, आपको होश रहता है। हम्म। आपको ये डिफरेंस पता रहता है कि भैया ये मेरी माँ है, ये मेरी बीवी है। लेकिन फिर भी आप जब इस तरह की हरकतें करते हो, देन इट इज अ डीप रूटेड डिसऑर्डर विच इज देयर इन यू। तो हम्म। वहां से फिर बाइपोलर की शुरुआत होती है, और बाइपोलर जब एक्सेस हो जाता है तो वो सीजोफ्रेनिक हो जाता है जनरली। ऐसा रहता है। इसमें मेरे को एकदम से ये सर जानने को मिल रहा है कि अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ कि ना कई कई लोग जब भी ऐसे रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं ना, तो वो ज़्यादा थेरेपिस्ट की जगह एस्ट्रोलॉजिकल उसमें डोमेन में जाते हैं। तो उनको फिर वहाँ से पता लगता है कि उनके जो ग्रह वगैरह हैं वो थोड़े उस तरीके से अलाइन नहीं चल रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप सस्टेनेबल चल रहा हो। तो आपका इस हम्म। पे क्या कहना है कि थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का सपोर्ट लेना चाहिए? ना, हीलिंग इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन ओके। दैट। थेरेपिस्ट से मिलने से ये रहता है कि आपके पास्ट ट्रॉमा को वो हील कर सकता है। हम्म। एस्ट्रोलॉजी भी बताती है कि एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र और स्टार्स बताते हैं कि आपके स्टार मूवमेंट्स ऐसे हैं, आपका नक्षत्र ये था, इस गोत्र में ऐसा हुआ, ऐसा मतलब वो सिचुएशंस बताते हैं आपको। ठीक है, हम्म। उसके साथ भी अलाइन होना जरूरी होता है, बट जो आपके अंदर कमी है दैट कैन नॉट बी डेवलप्ड थ्रू द एस्ट्रोलॉजी, हाँ। बट हीलिंग कैन smoothen that and then you can move ahead। हम्म। ये डिफरेंस रह जाता है उसमें। ठीक है, हीलिंग से क्या होता है, आपका जो इनर सेल्फ है, आपका जो इनर सोल है बेसिकली, वो जब चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है तो चीजें ठीक हो जाती है। यू फील कि मतलब उससे आपको आत्मविश्वास आने लगता है, यू फील द सेल्फ कंटेंट इन योर सेल्फ। ठीक है, आप विनम्र होना शुरू हो जाते हैं हीलिंग के बाद, राइट। और उसके साथ आप ग्राउंडेड हो जाते हैं, खुद से ही आपको खुश रहना आ जाता है। एंड आज जो भी आप लोगों को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है या कोई ट्रिगर भी कर रहा है, तो आपका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है उस इंसान के अंदर।
लेकिन अगर आप नार्सिसिज्म की बात करेंगे तो वो जो है बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम्म क्योंकि उसको नीचा दिखाने की आदत हो चुकी है ऑलरेडी। हम्म लेकिन फिर अगर उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर कंटिन्यूअस वर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है अपने। एंड दे आर वेरी इनसिक्योर पीपल। उनको कोई छोड़ के चला जाए, उनके साथ कोई जुड़ गया है और काफी लंबे समय तक रह गया है, और अगर वो छोड़ के जा रहा है उस इंसान को, तो आदमी एकदम बौखला जाता है। हम्म उसको मतलब ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है अब इसके अधूरा बाद। फील करता है, वापस चाहता है अधूरा उसको। फील करता है, हाँ, वापस चाहता है। और यही कारण है कि वो उसको वापस बुलाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, लेकिन उसकी फिर से वही आदत रहती है। वो आदत अगर नहीं सुधारता है तो वो फिर से नार्सिसिज्म का शिकार हो जाता है, और वही फिर बाद में बाइपोलर और सिजोफ्रेनिक में भी चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दो नार्सिसिस्टिक पीपल डेट कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? वही है, लड़ मर जाएंगे दोनों एक दूसरे की। और क्या? वही मैंने सोचा, मैं अगर दो अगर कैसा हो जाए फिर। तो तुमने वो देखा नहीं है, मंगल का दोष जो रहता है, मांगलिक जो लोग होते हैं, हम्म मांगलिक जो लोग होते हैं जनरली क्या होता है उसमें, यही होता है ना। मांगलिक अगर लड़का मंगल है, मांगलिक है, और लड़की भी अगर मांगलिक है, तो दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल भी अगर अपन देखें तो कुंडली मिलाई जाती है ना, कि भैया 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, हम्म है ना। तो मांगलिक दोष वाली लड़की, मांगलिक दोष वाला लड़का, हम्म ठीक है, अगर वो नार्सिसिस्टिक नहीं है तो उनकी रिलेशनशिप में भी कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। ओके। दोनों वर्किंग अगर है तो वो अपना वर्किंग करके आते हैं, दोनों घर में रहते हैं, दोनों आपस में चुपचाप रहते हैं, कोई आपस में एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कोई शायद बात भी नहीं करता। जरूरत के लिए कोई अगर जरूरत पड़ी है तो वो आपस में बात करेंगे, अदरवाइज वो कोई बात भी नहीं करते। हम्म ठीक है। लेकिन अगर उसमें से अगर कोई नार्सिसिस्टिक है, ठीक है, तो वो लड़ाइयाँ पक्की है वहां पे। हम्म ये है उसका राइट। सिचुएशन। या लाइक आपकी कोई रीसेंट केस स्टडी आप शेयर कर सकते हैं जो रिसेंटली जो पास्ट ट्रॉमास के हों, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हों, आपको कुछ अलग मैं आपको जानने को मिला बताती हो? हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, जयपुर से थी। ओके। एंड उसके हस्बैंड जो था वो बैंक में कहीं काम करता था, ठीक है। अब वो हस्बैंड जो था वो उसके साथ कुछ मिसबिहेव तो बहुत ज्यादा नहीं करता था, बट वो उसको कहता था कि तू अपने घर वालों से बात नहीं करेगी। मतलब जब तू मेरे साथ है, मतलब मेरे साथ, वो लोग कहीं पे दूसरी जगह रहते थे, राजस्थान में नहीं रहते थे, लड़की जयपुर की थी, बट वो लोग रहते कहीं बाहर थे। हम्म तो कहता है कि जब तू मेरे साथ रह रही है तो तेरे को घर वालों से बात करने की जरूरत नहीं है। तो लड़की को बड़ा अजीब लगा, मेरे को कहती मैडम वो मेरे को ऐसे बोलते हैं। मैं कहा तुम्हारी क्या बात हुई, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ? तो बोला कि नहीं, मैंने तो उसको बस ये बोला था कि तू अपने कपड़े खुद धो लिया करो। बाथरूम में तो जैसे मैं किचन में जाती हूँ तो मैं सारा काम करती हूँ किचन का, और उसके बाद मैं पूरा किचन साफ करके बाहर निकलती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही तुम अगर नहाने जा रहे हो तो तुम भी अपने सारे कपड़े खुद धो लिया करो, मैं नहीं धोऊंगी। हम्म तो बंदे ने क्या किया, बंदे ने उसको लाके एक वॉशिंग मशीन दे दी कि अब तो धो सकती है। तो वो फिर भी मतलब नहाने के बाद भी वो कपड़े नहीं धोता था, वो सारे कपड़े निकाल के अपने वॉशिंग मशीन में डाल देता था। इसको बहुत ज्यादा काम नहीं करना था, इसको सिर्फ बटन ऑन करना था। हम्म लेकिन दोनों की रोज की लड़ाई ये होती थी। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते, मतलब छोटी छोटी लड़ाई थी, ये तो बिस्तर की, मतलब ये बिस्तर तक चली जाती थी। बेड पे दोनों फिर एक दूसरे को मुंह सुजा के लेटे रहते थे, आपस में कोई बातचीत नहीं करते थे। खाना खा लिया, ठीक है, उसने बर्तन धो लिए, उसका अपना काम था वो कर लेती थी, वो अपना अगले दिन ड्यूटी चला जाता था। बस ऐसे ही चल रहा था, लाइफ बिल्कुल डल पड़ी हुई थी दोनों की। नई नई शादी, और लड़की कहती मेरे को उसको डिवोर्स देना है। मैंने किस लिए डिवोर्स देना है? मैंने कहा अभी तो लाइफ शुरू हुई है, 6 महीने भी नहीं हुए थे शादी के, और हम्म उसमें उनको डिवोर्स देने की बात आ गई थी कि मैम वो कुछ करता नहीं है, कुछ बात नहीं करता, कुछ मेरे को पैम्पर नहीं करता है, ये नहीं करता है। अटेंशन नहीं था वहां पे, ठीक है। नार्सिज्म वहां पे नहीं था, लेकिन वो नार्सिज्म साइलेंट था। बट एक दिन वो नार्सिज्म भड़क सकता था, ठीक है।
वो जो लड़का था, वो जो ऑफिस का प्रेशर जो झेल रहा है, मैं मेरा जो कैटेगराइजेशन है रिलेशनशिप हार्मोनी को लेके आने का किसी के भी लाइफ में, वो ज्यादातर बैंकिंग पर्सनालिटी एंड द आईटी पीपल, इन्हीं के ओके। इर्द गिर्द है। ठीक है, मैं इन्हीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करती हूँ। ठीक है, वो क्यों करती हूँ? क्योंकि वर्क प्रेशर इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा है। हम्म। ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है और टारगेट जो कंप्लीट करना रहता है, वो सब फ्रस्ट्रेशन, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है इन लोगों को। अब उस वर्क प्रेशर में अगर आपको सपोर्ट घर से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आप बिखर जाओगे। बिखर जाओगे तो क्या होगा? बिखर जाओगे तो आप डोमिनेंस अपना दिखाना शुरू करोगे, और वहीं से जो है वो नार्सिज्म की भी स्टार्टिंग हो सकती है। और वो डोमिनेंस और वो उस तरह का जो पागलपन हो रहता है कई लोगों के अंदर कि अब मुझे टारगेट पूरा करके पैसे कमाने हैं, बोनस लेना है, कंपनी से मुझे ये मिलने वाला है, उसके प्रति जो अट्रैक्शन रहता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए वो फ्रस्ट्रेशन लेवल दिखाना शुरू कर देते हैं। हम्म। एंड दैट क्रिएट्स अ समटाइम नार्सिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। मेजरली ये फिगर आउट हुआ है कि जो जॉब गोर्स है उनको ज़्यादा ये सिनेरियो के अंदर देखने को मिलता है कि मतलब नार्सिसिस्टिक चीज़ें। हाँ, उनको अपना माइंड सेट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसलिए तो हम्म। आजकल मेंटल वेलनेस की बात होती है ज्यादातर। क्यों? अपने आपको हम्म। माइंडसेट की बात होती है आजकल हम्म। ऑफिसेज वगैरह में। आप देख रहे होगे कॉर्पोरेट में भी आजकल लोग माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? राइट। इन्हीं सब चीजों की हम्म। वजह से करवाते हैं कि भैया, लोगों का दिमाग शांत रहेगा तो वो आसानी से काम कर पाएंगे। काम कर पाएंगे। है ना? तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो जो ऑलरेडी कंपेनियन रिलेशनशिप में है दोनों मिलके, सो वो हम्म। एक पार्टनर से मतलब ऐसे क्या सेट कर सकते हैं कि मतलब हेल्दी बाउंड्री वो सेट, उनको कैसे पता लग सकता है कि वो एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, या फिर वो प्यार के अंदर सेल्फिश होते जा रहे हैं, वो कैसे पता कर सकते ना, बाउंड्रीज जो है वो सेट करना आपका काम है। हैं? ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आपको वो करना है, उसमें सेल्फिशनेस की बात नहीं है। हम्म। सेटिंग बाउंड्रीज से मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना है। आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हो? भाई, अगर आपको सवेरे 8 बजे ऑफिस जाना है रोजाना, तो इट इज मस्ट कि भाई आप रात के 10 बजे तक सो जाओ। हम्म। है ना? क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए जरूरी है। अब उसमें अगले वाला बंदा अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उस चीज को, तो ना करे। कि उसमें मैं 12-1 बजे बाउंड्रीज तक सेट। नेटफ्लिक्स देख लूंगी फिर आराम से हो जाऊंगी। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं होता है। हम्म। अगर इसका मतलब ये हेल्दी बाउंड्री आपके सेहत के लिए जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है? ओके। इवन द अदर पर्सन ऑल्सो, अगर उसको 12 बजे तक जगना है, उसका ऑफिस अगर 10 बजे है, वो 12 बजे तक भी सो सकता है। वो अगर नेटफ्लिक्स देखना चाहता है तो देखे। हम्म। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि मेरी वजह से अगर अगले को डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हम्म। वो कंसिडरेशन भी होना चाहिए ना वहां पे। हम्म। वो कंसिडरेशन कई बार लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, कि हाँ ठीक है, सो रही है, सो रही है। वो डोमिनेंस आ गया ना वहां पे फिर से, हम्म। कि मैं जो कह रहा हूँ बस वही होना चाहिए। मेरे को पिक्चर देखनी है, इसको सोना है तो सोए भले, मैं तो यही देखूंगा। हाँ। वो चीजें वहां आ जाती है कि मैं भी तो काम करता हूँ, ये कोई अकेला काम थोड़ा ना करती है। हम्म। है ना? तो ऐसी कई चीजें आ जाती है जहां पे वो डिफरेंशिएशन, मतलब उसमें हेल्दी बाउंड्रीज से कोई लेना देना नहीं है। बाउंड्री सारी हेल्दी होती है। इफ इट इज सर्विंग यू, दैट बाउंड्री इज सर्विंग यू, इट इज गुड फॉर यू। अदर्स का फिर उसमें कहीं जगह नहीं रहती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कैसे अपनी लाइफ डिजाइन करनी है। हम्म। है ना? गाइस गाइस गाइस, मैं आप लोगों का कितना शुक्रिया अदा करूं यार, मतलब आप यहाँ तक आ गए इस कॉन्वर्जेशन को सुनते सुनते। थैंक यू सो मच यार। और अगर आपको और भी इसी तरीके के टॉपिक्स और अच्छे लगते हैं मैं फ्यूचर में भी बनाऊं, सो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अभी तक जो कॉन्वर्जेशन में से क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी। कमेंट सेक्शन के अंदर बातचीत करते हैं थोड़ा। एंड थैंक यू सो मच गाइस। मैं वापस से रिमाइंड करना चाहूँगा कि जो जो अभी नए जुड़े हैं, पॉडकास्ट को पहली बार डिस्कवर किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इवन जो मेरे को रेगुलरली देख रहे हैं, रिटर्न व्यूवर्स हैं मेरे,
उनको भी बोलना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट हम और भी ज़्यादा बेहतर टॉपिक्स एंड बेहतरीन गेस्ट के साथ बातचीत कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लाइक यस। अगर आपके पास अगर एक ऐसा एग्जम्पशन ले लेते हैं कि अगर 2 नार्सिसिस्टिक कंपेनियन आपके पास आ रहे हैं फॉर अ थेरेपी, तो उनको क्या कॉमन तरीके से कैलिब्रेट करते हैं आप? अगर इन केस अगर वो जो अभी पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको भी अगर फिगर आउट हुआ है कि यार ये ट्रेट्स मेरे पास हैं और मैं इस वाली हम्म। बाउंड्री के अंदर आ रहा हूँ नार्सिसिस्टिक की, तो वो उनके लिए कुछ ऐसा बता सकते हैं आप किस तरह कैलिब्रेट हो जाए वो कंपेनियन को लेकर? देखो, ऐसे कंपेनियंस जो आते हैं ना, उनके अंदर सबसे पहले जो कमी होती है वो ग्रेटिट्यूड की कमी होती है। ओके। दे डोंट शो ग्रेटिट्यूड टू ईच अदर। हम्म। रिस्पेक्ट की कमी होती है, दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर। सेल्फ रिस्पेक्ट तो वहां बहुत दूर की बात है, लेकिन रिस्पेक्ट की भी बात होती है, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू इटसेल्फ। हाउ मच यू वांट द अदर पर्सन शुड ट्रीट यू, हम्म। इट डिपेंड्स। वो बाउंड्री आप सेट करते हो। आज रोनित मेरे सामने बैठा है, मैं रोनित को कल से बोलना शुरू, अरे यार क्या बात करता है तू ऐसे ऐसे, तो रोनित की हिम्मत बढ़ जाएगी ना मेरे प्रति, हम्म। कि हाँ ये तो बहुत कैजुअल ले रही है सारी चीजों को। मैं भी इससे, यार ममता तू क्या कर रही है, मैं भी शुरू हो जाता हूँ बात करना। बट मुझे मेरा एज फैक्टर, मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है, मेरा जो ये है क्या कहते हैं, हाउ आई हैव लिव्ड इन माय लाइफ, दैट आई नोज अबाउट इट। तब मैं तुमसे वैसे ही बात करूंगी ना, कि नहीं हम्म। रोनित, हमने जो पॉडकास्ट के लिए भी जैसे बात करी, तो हमने कैसे बात करी, एक हम्म। बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करी, है ना। वी वर नॉट वेरी कैजुअल। ठीक है। तो ये बाउंड्री किसने सेट की, ये बाउंड्री मैंने सेट करी, कि भाई मेरे से तुम इसी तरीके से बात करोगे हमेशा, हर बार। यू कैन नॉट कम टू मी इन अ वेरी वेग वे, कि यार यार ममता तू खाली बैठी है, चल आज मैं वो कर लेते हैं, पॉडकास्ट कर लेते हैं। अरे ऐसे कैसे कर लेते हैं पॉडकास्ट, उसके लिए प्रिपरेशन होती है, उसके लिए सब कुछ होता है, वो सब कुछ करना पड़ेगा, वो मेरी बाउंड्रीज है ना। सो दैट इज गुड फॉर मी, वेदर इट इज गुड फॉर यू और नॉट, दैट आई डोंट नो। आई कैन नॉट जज द माई वर्क, माई बाउंड्रीज विथ योर वर्क दैट वे, है ना। हमने एक टाइम सेट किया, हमने एक प्रोसेस किया, वेदर वी आर फिट इन द दिस फ्रेम और नॉट, वो सारा प्रोसेस करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे कि नाउ एवरीथिंग इज फिट नाउ एंड वी कैन स्टार्ट विद द पॉडकास्ट नाउ। सो इसी तरह से हर एक की जिंदगी में है, कि अगर आपको वो बाउंड्रीज ठीक लग रही है तो वो ठीक है, लेकिन अगले के लिए कैसी है, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट इट फर्स्ट। दूसरा एफर्मेशंस होता है, जो उसके अंदर एक कीड़ा रहता है नार्सिस्टिक के अंदर, कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ठीक है। ये सीमा तय करने जो है वो हम उसको सिखाते हैं, कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ योर इंपॉर्टेंस, एंड द प्लेसेस वेयर यू आर नॉट शोइंग योर इंपॉर्टेंस, वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंस शो करना है। अगर नहीं करने आता है तो वो सिखाया जाता है। देन उसके अंदर हम उसमें सेल्फ केयर का रिचुअल सिखाते हैं, जिसमें अच्छी नींद लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अ गुड स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी। हम्म। ठीक है। उसके साथ अच्छा खाना, एक्सरसाइज करना, अलग अलग तरह के, मतलब जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप ही एक रूटीन में चली जाए। जब वो सेल्फ केयर सिखाया जाता है तो दोनों की बॉडी आराम करती है, दोनों के अंदर जो अनवांटेड जो थॉट प्रोसेस आ रहे हैं वो आने खत्म हो जाते हैं, मेडिटेशंस करवाए जाते हैं, थेरेपीज दी जाती हैं, और उसके बाद वो लोग दोनों एक सामंजस्य जिंदगी बिताने में सक्षम हो पाते हैं, और बिना गिल्ट के एक दूसरे को वो नो कह पाते हैं, कि भैया आज मुझे पार्टी में जाना है नहीं जाना है, इसका डिसीजन भी वो लोग ले पाते हैं, और वहां से उनकी जिंदगी अच्छी हो जाती है फिर। मोर लाइक इमोशनली आपको एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी पे मैच करना है, सो मैच दैट। कराना पड़ता है। हाँ। हम्म। रिलेशनशिप वही है ना, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे ही मैच करना होता है। हम्म। वो तो आज की जिंदगी में ये हो गया है कि हाँ जी पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए, लेकिन जनरली अगर मान लो पैसा नहीं है तो क्या इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो फिर भी है उतने,
कि ये नार्सिज्म की भी कोई डेफिनेशन होती है, ये आदमी ऐसा हो सकता है, वो सारी उसको चीजें पता ही नहीं है, हम्म। इसलिए जिंदगी चल रही है वहां पे। राइट। हाँ। मैम जैसे आप लोगों का जो जनरेशन था 1970s और के जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मैरिज करी है 1970s 1980s, तो जो जनरेशन गैप है लाइक जो अब जेनजीज जो आ रहे हैं, ठीक है, जेनजीज जो है अभी आप देख पा रहे होंगे कि मोर लाइकली डेटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा अभी हाइप में है ना, मतलब कूल समझा जाता है इन सब चीज़ों को। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट आप क्या इसके ऊपर टेक है वैसे? इससे बस ये रहता है कि जेनजीज जो है वो बहुत चीजें फास्ट चाहते हैं, और हमारी जनरेशन में लोग ये थे कि वो चीजें स्लो चाहते थे, वो एक टिकना चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे लाइफ में। हम्म। आज की लड़की अगर वो नहीं चाहती किसी के साथ रहना, हम्म। ठीक है, तो वो नहीं रहेगी। आज की पहले ये होता था कि आदमी के साथ अगर लड़की को बांध दिया गया है कि भले वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, ठीक है, वो शादियां इसलिए टिक जाती थी क्योंकि लड़की थोड़ी सी वो थी, अपने आप में कमजोर समझी जाती थी, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी उस समय। आज की लड़कियां भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो लड़के को भी अब ये देखना पड़ेगा कि भैया वो लड़की के लिए क्या कर सकता है, हम्म। एंड इट शुड बी अ चॉइस ऑफ बोथ द पर्सन, whether a girl want to stay with a guy or a guy want to stay with a girl। आप जबरदस्ती आज की तारीख में किसी दो जनों को बांध नहीं सकते हो। हम्म। और टीवी और जो पहले ये होता था कि टीवी के आसपास जो हम गाने देखते थे या मूवीज देखते थे, उसमें एक पेड़ के पीछे ही लव हो जाता था, हम्म। है ना। आज लव की डेफिनेशन देखो आप कितनी बदल गई है। डेस्टिनेशन मैरिज होना है, डेस्टिनेशन मैरिज हो गया तो हमारे को हनीमून के लिए कहीं और जाना है, ठीक है। हनीमून हो गया तो उसके बाद जो है ये बच्चे पैदा करने की बारी आती है, तो जी 5 साल के बाद ही करना है, पहले नहीं करना है। बच्चा भी आ गया, चलो ठीक है, उसके बाद उसको अच्छी जगह पढ़ाना है, तो एवरीवेयर द मनी इज काउंटेड ओवर देयर। The quality of life and the quantity of life is having a very big gap over there, हम्म। है ना। और वहीं से डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, एक भी चीज अगर पूरी नहीं होती है तो वहां लड़ाई हो जाती है। वो रिलेशनशिप कुछ और हो जाता है फिर वहां से, आई थिंक है इट ना। इज़ मोर लाइक कि जो जेंजीज के जो एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर पैसा हो गया, जो भी उनको कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर रही हैं, वो अगर उनका कुछ भी वो होता है तो वो इनर जो वैल्यूज़ हैं उसको नीचे कर देते हैं। वो नीचे कर लेते हैं वो आराम से। राइट। मतलब उनको इस बारे में वो नहीं, उनको बस पैसा चाहिए आज की तारीख में, ये है कि पैसा मिल जाए मुझे तो मैं ये कर लूंगा, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरे को ये खाने को हो जाएगा, मेरे को वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उनके पास, उनको ये लगता है। जबकि पहले के समय में ये था कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी में हम अगर देखते थे, हम एक अस्तित्व का एक प्रोग्राम करवाते हैं, तो उसमें हम लोग ये बताते हैं कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी। तो बीइंग आई इफ आई आस्क यू कि हु इज रोनित, तो व्हाट यू विल से, आई एम द सीईओ ऑफ अ कंपनी, हाँ। है ना। आप ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन अपना क्या दोगे, आई एम द सीईओ ऑफ अ कंपनी। So how, if Ronit is not a CEO of the company, is Ronit doesn't have any character? Is Ronit doesn't have any identity other than the CEO? It is. But what you have highlighted, people are taking that. हम्म। वही चीज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने डेथ के बाद अपने आप को कैसे जाना चाहते हो, मतलब लोग कैसे जाने आपको कि रोनित क्या था, तो आप स्टेटमेंट देते हो कि रोनित एक बहुत अच्छा इंसान था, सबकी हेल्प हेल्प करता था, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी क्या हुई आज की तारीख में? आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई ना अब। हम्म। यू यू वर द राइट। सीईओ, हम्म। यू वर सेइंग यू वर द सीईओ, बट सीईओ कहीं काम नहीं आया ना, दैट वाज योर हाँ। प्रोफेशन। आइडेंटिटी आपकी क्या रह गई आज की तारीख में कि ही इज ए
काइंड नेचर, हेल्पिंग राइट। एवरीबडी, तो आपकी आइडेंटिटी ये हो गई ना। So that is the अस्तित्व, basically that is the हुँ। identity of a person. मैम तो अब जैसे 2025 चल रहा है एंड वी हैव सीन कि इस दौरान बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लोगों ने ऐसे हम्म, सुसाइड वगैरह भी करे हैं, एलुमनी की बात आ राइट। जाती है। तो आपका क्या मतलब इसके ऊपर फ्यूचर क्या है कि अब शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नीड है तो जरूर करो। नीड है। हाँ, इट्स अ नीड नाउ। इफ यू फील दैट कि हाँ मैं अकेले नहीं रह सकता, आई नीड सम पार्टनर टू शेयर माई थॉट प्रोसेस, तब आपको शादी करनी जरूरी है। अदरवाइज शादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है आज की तारीख में। ये रीज़न है कि जिस तरह से हमने अभी पास्ट में केसेस देखे हैं और इतना ज़्यादा डिफेम करा गया है कि मैरिज ऐसी होती है, एक पार्टनर को स्पेसिफिक तरीके से देखा जा रहा है कि यार लड़कियां तो ऐसी होती है या फिर लड़के ही ऐसे करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने बताया ना कि अगर नीड है तो ही करें, तो वो बहुत ज़्यादा माइंड शिफ्ट हो चुका है लोगों का। अब उस तरीके से हाँ देखते हैं कि हाँ, अगर सेल्फ चीज़ें वो एकम्प्लिश कर चुके हैं और आ भी रहा है, सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे जो है लोग ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करेंगे मैरिजेस में। हाँ, भाई देखो, शादी करके आप बच्चे पैदा करके अलग हो जाओ, उससे अच्छा तो यही है ना कि शादी ना करो। हुँ, बाद में तो आप अकेले ही रह रहे हो। राइट। और आजकल तो लोगों का ये होगा कि भैया शादी तो कर लेंगे लेकिन बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट द किड्स। हुँ, हुँ, तो उसके बावजूद भी मतलब वो चीज होती है। मेरे एक रिलेशनशिप मास्टरी का जो मेरा कोर्स है, उसमें हम यही सिखाते हैं कि हाउ द पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ओके। ठीक है। उसमें जो है मेन थ्योरी, जो है मेन साइंस जो है अट्रैक्शन का, वो यही है कि वन पर्सन इज अ फिजिकल सेक्सुअल एंड वन इज द इमोशनल सेक्सुअल। ओके। ठीक है। तो फिजिकल सेक्सुअल, अगर मान लीजिए लड़का फिजिक में अच्छा है हुँ, हुँ, और सुंदर दिखने वाला है, मतलब हैंडसम है, सुंदर दिखता है, तो उसकी नीड जो होती है वो फिजिकल नीड ज्यादा होती है। सेम विद द गर्ल्स ऑल्सो। इफ द गर्ल इज फिजिकल सेक्सुअल, ठीक है, तो गर्ल विल लुक वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, एंड शी इज हैविंग अ गुड कर्वी बॉडी, एंड शी लाइक टू फॉन्ट हर बॉडी मच मोर देन द हुँ, अदर पर्सन। आपने देखा होगा लड़कियां जो ओपन ड्रेसेस पहनती है कई बार, ठीक है, दोज गर्ल्स आर सपोज टू बी द फिजिकल सेक्सुअल्स। हुँ, उन लोगों की फिजिकल नीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। इमोशनल सेक्सुअल वहीं पे क्या होते हैं कि दे आर मच मोर ड्रिवन बाय द इमोशंस। हुँ, उनको इमोशंस चाहिए। सपोज दैट एक पार्टी में आप गए, वहां पे एक लड़की कॉर्नर में बैठी हुई है, वो अपना चुपचाप बैठी हुई अपने फोन देख रही है। यार आपको लगता है, आप वहां पे पार्टी में गए, आपको लगता है यार ये लड़की वहां अकेली बैठी है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू हर। आप उसके पास एक ग्लास लेके जाते हो कोल्ड ड्रिंक का, मैम कैन आई हैव अ डांस विथ यू, एंड आप उसको ग्लास ऑफर करते हो। आप उसको, मैम व्हाट्स योर नेम, बहुत अच्छे से आप उससे बातचीत करते हो। तो लड़की इमोशनल सेक्सुअल है, वो इमोशंस देखेगी। यार मेरे को तो जिंदगी में आज तक किसी ने इतने प्यार से नहीं कहा, है ना। वो कहेगी यार इतने प्यार से तो मेरे घर में किसी ने मुझसे नहीं पूछा पानी पीने के लिए। तो शी गेट ट्रैप्ड इन दैट इमोशंस। अंडरस्टूड। अब वो इमोशंस में जैसे ट्रैप होती है, तो वो उसको, फिर वो लड़का क्या करता है, वो उससे पहले वो कुछ मना करे, मैडम व्हेन कैन आई मीट यू नेक्स्ट। ठीक है। अब वो मीट, मैडम कैन आई ड्रॉप यू एट होम। वो ड्रॉप करने क्या जाता है, वो उसके लिए गाड़ी का दरवाजा भी खोलता है, उसको बैठाता भी है, सब कुछ करता है। द गर्ल गेट इम्प्रेस विद दैट। व्हाई? बिकॉज इमोशंस आर इन्वॉल्व देयर। द गर्ल इज इमोशनल सेक्सुअल। ठीक है। और लड़का भी अगर इमोशन वाला है, वो भी इमोशनली अटैच हो जाता है उससे। स्टार्टिंग में तो अटैचमेंट होता ही है ना, इमोशंस की वजह से। अब मान लो इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, सेक्स हुआ, शादी के बाद उसके बाद इमोशंस जो होते हैं वो डाउन होने शुरू हो जाते हैं। आपने कई फैमिलीज ऐसी देखी होंगी
कि शादी बनी हुई है लेकिन आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही है, हस्बैंड अपना काम कर रहा है, वाइफ अपना काम कर रही है, और एक लंबा समय उन लोगों ने, बच्चे भी पैदा हो चुके हैं, बच्चे अपनी अपनी जगह लग गए हैं, हस्बैंड वाइफ अभी भी इमोशनली अटैच्ड हैं, इसकी वजह से दोनों साथ हैं लेकिन चुपचाप हैं। उनकी शादी में कोई एंथुजियाज्म नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, एंड दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, है ना। तो ऐसे कपल्स भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को लगता है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ, और जब वो दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ तो वो उसी जिंदगी में रहते हैं। अगर वो हमारे पास आते हैं ऐसे लोग, तो वो थेरेपी से उनको प्रोसेस बताया जाता है कि हाउ दे कैन ब्रिंग द स्पाइस इन देयर लाइफ, वो दे कैन चेंज द लाइफ ऑफ देमसेल्फ इन दैट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है फिजिकल सेक्सुअल एंड इमोशनल सेक्सुअल का, इसको समझना बहुत जरूरी है। हाउ पीपल एक्ट एंड रिएक्ट, दैट इज द मेन थिंग। हम्म। जैसे आपने बताया ना कि एक तरह से थेरेपिस्ट से कनेक्ट होना एक टैबू माना जाता है अभी भी। सो लाइक जैसे मूवीज के अंदर भी इतना नॉर्मलाइज्ड है कि एक इंडिविजुअल कोई कोई मूवीज के अंदर थेरेपिस्ट के साथ मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, जेंजीज वगैरह अबाउट 22, जो कि एकदम ट्रांजिशन होते हैं एकदम सेफ एनवायरनमेंट से, फिर डायरेक्ट उनको कमाना होता है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे अकेलापन बहुत ज़्यादा रहता है उसके अंदर। ऐसा नहीं क्योंकि सारे दोस्त लोग जो होते हैं अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि आपको बैक एंड पे कोई आपके सिबलिंग्स वगैरह हों, मुश्किल से होते होंगे जो इस तरह की बातें जो हैं चल रही होती है इनर वर्ल्ड के अंदर, वो एक्सप्लेन करें। तो आई गेस अभी दीज डेज जो चल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कनेक्टिंग विद अ थेरेपिस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आप सारा जो आपका इनर वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, आप सारे विचार बता सकते हो उन लोगों के साथ। सो नहीं तो हाँ। वैसी कंडीशन में ये है कि आपको अपने ऊपर से सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है, आप पहले अपने आप में सेल्फ अवेयर हो। आपको सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हम्म। अभी तक तो आप सिर्फ फैंटेसी में जीते आए थे ना लाइफ में, फैंटेसी में जी रहे थे आप। वो फैंटेसी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन से जो हम मूवीज देखते आते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही मतलब गुडी गुडी पिक्चर रहता है कि यार बस ऐसे लड़का मिलता है, ऐसे लड़की मिलती है, वो उसको घुमाने ले जाता है, प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाती है, फिर सेक्स हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं। दिस इज द लाइफ, बट दैट इज नॉट अ लाइफ, दैट इज नॉट अ रियलिटी। उस फैंटेसी से जब आप बाहर आते हो ना, और आपको अपने बारे में अगर पता है व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, तो आप अपने जैसा ही इंसान खोजते हो जिसके साथ आप रह सकते हो। आप उस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते जो कि आपसे अपोजिट है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, अगर आप मेडिटेटिव इंसान हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप शांत प्रवृत्ति के हो, ठीक है, और आप किसी लड़के से मिल रहे हो जो बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आप उस इंसान को, भले वो कितना स्मार्ट हो, पैसे वाला हो, सब कुछ है, आप उस इंसान के साथ नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड और उसका इनर वर्ल्ड दोनों डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन आपका इनर वर्ल्ड अगर उत्पाती है, एंथुजियास्टिक है, तब आप उसके साथ रह सकते हो। फिर वहीं से वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो नार्सिस्टिक एटीट्यूड हो जाता है, और ये हो जाता है। तो शांत शांत मेडिटेटिव पर्सन, लड़की अगर एग्रेसिव बंदे से शादी कर ले तो क्या होगा? प्रॉब्लम वही की वही रहेगी ना। वो तो शांत है अंदर से, वो अपनी बाउंड्रीज बना के रखी हुई है कि भैया मैं इतने बजे सो जाऊंगी, मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है, एसिडिक फ्लो हो जाता है मेरी बॉडी में। वो तो अपनी बॉडी को अच्छे से रख रही है, लेकिन अगला बंदा तैयार नहीं होता उस चीज के लिए। अगला बंदा लेट ही आना है, अगले बंदे को टारगेट पूरा करना है, अगले बंदे के ऊपर वर्क एंड प्रेशर है, उस है बाहर की फैंटेसी वाली चीजें ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना। तो वो तालमेल आपस में नहीं बैठ पाता, फिर वो एक समय तक साथ रहते हैं, फिर वो डिवोर्स होना निश्चित हो जाता है वहां से। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी मच नेसेसरी। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर फ्रॉम इनसाइड। आज की तारीख में लोगों के पास, जेनजीज के पास क्लैरिटी नहीं है इस चीज की, बिल्कुल भी। दे डोंट हैव अ क्लैरिटी ऑफ एनीथिंग। ठीक है,
उनको पूछो हैप्पीनेस क्या है तुम्हारे लिए, हैप्पीनेस पता ही नहीं है। व्हाट मेक यू सैड, मैडम आई रिमेन सैड ओनली एवरी टाइम। अरे किस चीज से सैडनेस आती है, उसका कुछ तो कारण होगा। इवन बड़े बड़े लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर देम। I'm right now dealing with one of my client. He is doing a leadership with me. ठीक है, लीडरशिप लेवल पे वो बंदा मेरे पास आया है, ही डजंट नो व्हाट इज द हैप्पीनेस फॉर हिम। क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, हम अपने लिए नहीं जीते कभी भी। जबकि जिंदगी आपको अपने लिए जीनी है, ये आपकी जर्नी है, ये किसी दूसरे की जर्नी नहीं है। उसने क्या किया, उसने क्या खरीदा, उसने कैसे किया, वो हम ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं अपने आप को देखने की बजाय। हम क्या कर रहे हैं वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है। और जिस दिन आप अपने लिए करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आपकी जिंदगी में अवेयरनेस भी आ जाएगी, पेशेंस भी आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि आपके लिमिटेशंस क्या हैं, आपको पता है कि आप कहाँ तक काम कर सकते हो, है ना, ये चीजें आती है। मैम आजकल ये चैट जीपीटी भी तो लोग एज अ थेरेपिस्ट यूज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या टेक है? चैट जीपीटी जो है वो एक मशीन है, हम्म। उसके अंदर सारी चीजें फीड की गई हैं, ठीक है, ओके। एंड बहुत हाईएस्ट लेवल तक फीड की गई है। हम्म। अभी अमेरिका का एक एक लड़का था करीब 16-17 साल का, वो चैट जीपीटी से ही बातें करता था, हम्म। एंड चैट जीपीटी ने उसको कहीं सजेस्ट किया फॉर सुसाइड एंड ही कमिटेड सुसाइड। ओह। यस, और कहीं पे उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा था बंदे ने, कोई हम्म। उसका सुसाइड लेटर वगैरह नहीं मिला था पुलिस को। फिर उसकी एक दिन उसकी मदर ने बताया कि मतलब वो कंप्यूटर पे बहुत टाइम निकालता था, जब कंप्यूटर पे निकाल के जब देखा गया तो चैट जीपीटी से वो सारी बातें करता था, उसने चैट जीपीटी पे अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन लिखी थी। हम्म। एंड चैट जीपीटी का थेरेपिस्ट जो था उसने उसको सुसाइड का वो दिया एंड ही कमिटेड सुसाइड फॉर दैट। हम्म। मतलब यू सी दैट हाउ मच पीपल आर बिलीविंग ऑन देयर यस। machines राइट। and not their own self consciousness, self awareness. हम्म। They are low in their self awareness, that is the main thing. हम्म। क्योंकि माँ बाप के पास टाइम नहीं है आज की तारीख में उनको देने के, उनके पास सिर्फ पैसा है देने के लिए, और वो सिर्फ पैसा ही जानते हैं, बच्चे लोग भी सिर्फ पैसा हम्म। ही जान रहे हैं। हम्म। वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं उनको, फैमिली वैल्यूज जो होते हैं वो नहीं मिल पा रही है हाँ। उनको, हम्म। इसलिए वो हाइपर हो जाते हैं, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए एंजाइटी आ जाती है, इसलिए उनको जो एंगर इश्यूज हो जाते हैं। हम्म। ये सारे जो है एंगर इशू होना, डिप्रेशन होना, गिल्ट फील करना, शेम फील करना, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही सेल्फ अवेयरनेस है। राइट। हम्म। इफ यू आर नॉट हैविंग सेल्फ अवेयरनेस, हाउ यू विल सर्वाइव? यू आर नॉट ऑब्जर्विंग द थिंग्स, यू आर जस्ट रिएक्टिंग ऑन द थिंग्स। So I guess, ma'am, majorly it was like a therapy session for me also, and for the people who are watching the podcast till now. So अगर मैं आपको ये पूछूं कि ना, जो अगर आप एक एडवाइस देना चाहें for the people who are in the relationship and for the people who want to start a relationship, तो क्या एडवाइस होगी वो? First, I will say set your own boundaries first and be aware of it कि how it is affecting others. ठीक है, आपके अंदर ये कंसर्न रहेगा तो धीरे धीरे आपको ट्रस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज दैट कि आपको जो है अपना एक बार सेल्फ एनालिसिस करें, या फिर किसी थेरेपिस्ट के पास जाके ही अपना सेल्फ एनालिसिस करवा लें कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको अपने लिए कैसा बंदा चाहिए, वेदर यू आर अ गर्ल और वेदर यू आर अ बॉय। ठीक है, आपने अगर आपका अपना सेल्फ एनालिसिस करवा दिया, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपका अगर हो गया कि इन दिस सिचुएशन हाउ यू बिहेव, आपकी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आ जाएगी, एंड वो पर्सनैलिटी के हिसाब से आप अपने आगे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो मैं कहूंगी कि डोंट बी
over giving in anything, and don't ignore your patterns. All right. Patterns are coming from your ancestors, so beware of that. So all right, ladies and gentlemen, that was it. And मैम अगर आपसे कोई कनेक्ट करना चाहता है, so how can they connect with you? They can connect on me with me on their Instagram and LinkedIn also. I'm having my profile where a lot of people connect with me from LinkedIn itself. So all right, people who are watching this podcast till now, first of all, thank you so much. You are giving this much time to us. And whoever wants to connect with ma'am, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स सारे प्रोवाइड करता हूँ मैम के, सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट विद हर. And thank you so much, Mamta ma'am, for giving this, connecting with us and sharing the insights on this topic. Really grateful and nice talking to you on the podcast. It's a privilege. Thank you. Thank you so much, Ronit. Thank you so much, ma'am. We'll looking forward for the future episodes with you. Thank you so much. All right.